मित्रों, नमो नमः। भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के बाह्य प्रयत्न। वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि पार्ट 1 वीडियो में है। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। और भी क्लासेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां पे भी जाके क्लासेस को चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्णों के बाह्य प्रयत्न। बाह्य का अर्थ होता है बाहर से और प्रयत्न का अर्थ होता है चेष्टा या प्रयास। हमने पिछली क्लास में आपको आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ाए थे। आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें। आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर से और प्रयत्न प्रयास या चेष्टा, यानी कि वर्णों का उच्चारण करते समय जब अंदर से भीतर से प्रयत्न लगता है वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं, या चेष्टा होती है, प्रयास होता है तो वो आभ्यंतर प्रयत्न है। और जब हम वर्णों को बोलते हैं और जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, उस समय जो उच्चारण करते समय चेष्टा होती है, जो प्रयास होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, बाह्य का अर्थ है बाहर से और प्रयत्न का अर्थ है प्रयास या चेष्टा। तो जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, वर्ण जब मुख से बाहर निकलते हैं और निकलने लगते हैं, जैसे कि हमने कहा क, अब ध्वनि हुई यानी कि वर्ण बाहर निकल गया, आवाज आई और मुंह की जो चेष्टा थी, बनावट थी, वो बाह्य प्रयत्न है। यदि हम क बोलने से पहले जो चेष्टा करते हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न होती है। ठीक है। बाह्य प्रयत्न से तात्पर्य बाहर निकलते हैं। जब वर्णों का उच्चारण करते हैं और वर्ण मुख से बाहर निकल जाते हैं, वो जो ध्वनि है, ध्वनि के साथ जो चेष्टा है, जो प्रयास है, क, ख, ग, ये जो चेष्टा है, ये जो प्रयास है, यही बाह्य प्रयत्न होते हैं वर्णों के। अब हम देख लेते हैं बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपने क्लास पढ़ी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाह्य प्रयत्न की संस्कृत में परिभाषा है, बाह्य प्रयत्नस्तु एक 10 यानी कि बाह्य प्रयत्न 1 10 कितने हुए 11, 1 और 10 11, यानी कि 1 10 11 होते हैं। तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी हुई 11। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं या बाह्य प्रयत्न के प्रकार यदि पूछा जाए तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। किंतु वह कौन कौन से होते हैं, अब हम देख लेते हैं कि बाह्य प्रयत्न जो 11 होते हैं वो 11 के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले है विवार, दूसरा है संवार। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से यह 11 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे ये 11 अलग अलग याद करने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नियम नहीं है। आपको सिर्फ इन 11 के नाम याद करने हैं, लेकिन इनके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं सभी अलग अलग वर्ण नहीं हैं। अब हम इनको समूहों में रखकर, जैसा कि व्याकरण में दिया हुआ है उस नियम के अनुसार ही हम याद करेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा याद करना। देखिए, हमने यहाँ लिखा है विवार, श्वास, अघोष। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 11 के नाम दिए हुए हैं। आप विवार को 1 नंबर देते हैं, विवार, श्वास और उसके बाद अघोष। ठीक है, ये एक नंबर यानी कि इस ग्रुप के हैं, इस समूह में हैं। उसके बाद संवार, इसको 2 नंबर देते हैं, और संवार के बाद नाद, इसको भी। उसके बाद घोष, इसको भी। तो ये ग्रुप 2 में चला गया, यानी कि ग्रुप जो समूह है दूसरे नंबर का उसमें चला गया। अब उसके बाद अल्पप्राण और महाप्राण, ये अलग अलग ही रहेंगे। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित,
ये एक साथ ग्रुप में हम आपको समूह में बताएंगे कैसे याद कर सकते हैं। तो विवार, श्वास, अघोष। अब आपको ऐसे ही याद कर लेना है, और पहले नंबर का और तीसरे नंबर का, है ना, और उसके बाद छठे नंबर का, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और सिक्स, ये ले लेना है और इसका एक ग्रुप बन गया विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत एक समान व्यंजन वर्ण आते हैं, और वे व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, कौन से आते हैं व्यंजन वर्ण? तो वो आते हैं खरो, विवारः, श्वासा, अघोषश्च, यानी कि खर प्रत्याहार। आपने प्रत्याहार पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो खर प्रत्याहार और विवार, श्वास, अघोष, यानी खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष है। अब खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप माहेश्वर सूत्र याद कीजिए। माहेश्वर सूत्र की भी क्लास हमने पढ़ाई है, आप पढ़ लें, और प्रत्याहार की भी। तो ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, और ऊष्म वर्ण, ये बाह्य प्रयत्न है विवार, श्वास, अघोष। ठीक है। उसके बाद संवार, नाद, अघोष। अब हमने ग्रुप 2 बताया था, समूह दूसरा बनाना है संवार, नाद और घोष का। ये बन गया, 3 यहां आ गए। तो इसमें हषा, संवारा, नादा, घोषश्च, सनाघो, हषा। इसे सनाघो हष भी कहते हैं। इसके अंदर हष प्रत्याहार आता है। जैसे इसके अंतर्गत खर प्रत्याहार आता है, आपको याद करना है विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत खर प्रत्याहार आते हैं, और संवार, नाद, घोष के अंतर्गत हष हैं। बस इतना याद करना है। शॉर्ट में होते हैं, प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण आ जाते हैं। याद करने में बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको ख, फ, छ, ठ ऐसे नहीं कहना पड़ेगा, सुनाना नहीं पड़ेगा। आपने खर कह दिया, खर का तात्पर्य है ये सभी वर्ण। ठीक है, इसलिए प्रत्याहार से बहुत इजी होता है याद करना। अब खर प्रत्याहार विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत आ गए, और संवार, नाद, घोष के अंतर्गत हष प्रत्याहार के वर्ण आ गए। हष प्रत्याहार के अंतर्गत ह, य, व, र, ल, अय, मांग, ण, न, झ, भ, घड़, ध, जब, गड़, द वर्ण आते हैं। अब आपने देखा कि हमने कितने सरल तरीके से इनको याद किया कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, 6 पॉइंट्स, यानी कि 6 जो बाह्य प्रयत्न हैं वो हमने याद कर लिए। कैसे? 2 समूहों के आधार पर। विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत खर प्रत्याहार ना याद करना है, संवार, नाद, घोष के अंतर्गत हष प्रत्याहार आते हैं। इसके बाद अब हमारे बच्चे अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो अल्प प्राण, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और प्राण का अर्थ होता है वायु, यानी कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से जब थोड़ी वायु, कम वायु निकलती है, उन वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है वर्णानाम प्रथम, तृतीया, पंचमा, यणश्च। यण का अर्थात यण प्रत्याहार से तात्पर्य है। परिभाषा कह रही है वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, साथ ही साथ अंतस्थ वर्ण, ये कौन से वर्ण होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, आप इधर बाह्य प्रयत्न तालिका में देख रहे होंगे कि हमने विवार, श्वास, अघोष के सभी वर्ण लिख दिए हैं, संवार, नाद, घोष के भी सभी वर्ण लिख दिए हैं, और अल्प प्राण में देखिए पहला, तीसरा और 5वां वर्ण किसका? वर्ग का। वर्ग आप जानते हैं कि वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो उन्हीं 5
वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। साथ में यण यानी कि अंतस्थ वर्ण, ये सारे व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब महाप्राण, महाप्राण वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः, तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ ही साथ शल प्रत्याहार, शल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं। तो ऊष्म वर्ण यानी कि दूसरे और चौथे, इधर देखिए महाप्राण दूसरा, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और शल प्रत्याहार यानी कि ऊष्म वर्ण। इतना आपको समझ आ गया कि अल्प प्राण कैसे होते हैं, कम वायु निकलती है। तो कम वायु से अब आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं कि अल्प प्राण को कैसे याद करेंगे। हमने कहा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ वर्ण, तो कैसे, अब इसको प्रैक्टिकल करिए कि जब हम वर्ग देखते हैं तो का वर्ग, क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं। इसमें पहला वर्ण का वर्ग में कौन सा आता है, का। तो हमने का बोला, का बोलने पर हमारी मुख से कम ध्वनि निकली, का, ठीक है, और प्रयास भी हमारा थोड़ा था, ठीक है। तो अल्प प्राण का तात्पर्य ये है कि जब हम वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख से कम वायु निकलती है, क, ठीक है। और अंतस्थ वर्णों को बोलते हैं य, व, र, ल, और वर्ग के सभी पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को आप बोलकर देखिए तो हमारे मुख से थोड़ी वायु निकलती है, इसलिए वह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं ये सभी व्यंजन वर्ण। अब महाप्राण, महाप्राण, अब आप बोलिए क, तो आपने बोल दिया, लेकिन ख कैसे बोलेंगे, ख ऐसे तो नहीं बोल पाएंगे, क, ख, इसी तरह बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग। तो आपने देखा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कम वायु निकाल रहे हैं, बोलने में कम वायु निकल रही है, किंतु महाप्राण ख, घ, ये महाप्राण क्यों कहे गए, क्योंकि इस महा से तात्पर्य है अधिक वायु। महाप्राण यानी कि महान यानी कि अधिक, और प्राण वायु, तो जब अधिक वायु निकलती है व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान में तो उन्हें महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। इस तरह से आपको याद हो गया। तो आप एक बार ऊष्म वर्ण को बोल के देखिए, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं श, श, स, क्या है, ऊष्मा, एक गर्म ऊष्मा बाहर निकल रही है तेज प्रेशर के साथ, तो ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं ये सारे वर्ण। अब उसके बाद हमारे अंतिम 3 हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सबसे सरल है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को याद करना। क्यों, इसकी पहचान एक छोटी सी हम आपको बता देते हैं कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं, स्वर, अच, ऐसे कह सकते हैं हम कि स्वर आते हैं, अच आते हैं। स्वर को क्या कहते हैं, अच। अच क्यों कहते हैं, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं सभी स्वर। तो अब उदात्त की परिभाषा क्या है, उच्चैरुदात्तः, यानी कि जब कंठ और तालु से जब वर्णों का उच्चारण करते हैं, कंठ और तालु के उच्चई ऊपरी भाग से जिन अच का, जिन स्वरों का उच्चारण होता है वह उदात्त स्वर कहलाते हैं। उसके बाद अनुदात्त, अनुदात्त निच्चैरुनुदात्तः, यानी कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी कंठ और तालु के नीचे के भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें अनुदात्त वर्ण कहते हैं। तीसरा हमारा अब लास्ट है स्वरित, जो कि 11 नंबर पर है। 11 नंबर में क्या है, स्वरित। इसके अंतर्गत भी स्वर ही आते हैं। स्वरित की परिभाषा है समाहारः स्वरितः। ये देखिए, समाहारा स्वरितः, अच्छा, इसके अंतर्गत भी स्वर ही आते हैं। अब ये कह रहा है
समाहारा, समाहार यानी कि मेल किसका, उदात्त और अनुदात्त, जिसके अंतर्गत उदात्त और अनुदात्त अच आते हैं अर्थात स्वर आते हैं, वह स्वरित कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने बाह्य प्रयत्न को पढ़ा कि कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। अब हम एक और चीज ट्रिक देख लेते हैं, इसको याद कैसे करें। इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा और बहुत टफ हो जाएगा कि हम ये सब कैसे याद करें। तो ये हमने बाह्य प्रयत्न की तालिका बनाई है। आप इस तालिका को याद कर लें तो आपको ये सब याद नहीं करना पड़ेगा। बस इनको याद करके आप बाह्य प्रयत्न बता सकते हैं। बाह्य प्रयत्न से आने वाले सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं अगर आप बाह्य प्रयत्न तालिका याद कर लेते हैं। इसी तरह हमने आभ्यंतर प्रयत्न तालिका बताई थी कि अगर आपको तालिका याद है तो आपको ये सब याद इतना नहीं करना होगा। तो एक बार हम बाह्य प्रयत्न की तालिका देख लेते हैं। विवार, श्वास, अघोष, हमने यही बताया था यहाँ पर। इसके अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं। अब ये सभी, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वर्ग का, खर प्रत्याहार के अंतर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। आप देख रहे हैं अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आता है और महाप्राण में दूसरा, चौथा। अब विवार, श्वास, अघोष में पहला, दूसरा आता है और साथ ही साथ क्या आता है, ऊष्म वर्ण, ऊष्म। ठीक है, ये आप इस तरह याद कर सकते हैं। दूसरा श्वास, नाद, घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है वर्ग का और साथ ही साथ आते हैं अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, और जबकि अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। कौन सा, व्यंजन वर्ण। एक चीज याद रखिएगा, ये व्यंजन वर्ण आते हैं इन सभी के अंतर्गत। स्वर कहाँ आते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अंतर्गत। अब उसके बाद एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो अल्प प्राण व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी संख्या है 19 और महाप्राण व्यंजन वर्णों की संख्या है 14। इस तरह से इस तालिका को आप याद कर लीजिए, आपको बाह्य प्रयत्न याद हो जाएंगे। मित्रों, यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की, नई क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके।